आइए आज देखते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन बचा था 2 तक कराए थे। आज तीसरा क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित उड़ान के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, काफ़ी इजी है, जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है। तो एक क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप 2 कर लेंगे खुद ही, काफ़ी इजी है। जैसे दिया है 12, 15 और 21, कितना भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, बस गुणनखंड आपको आना चाहिए। 12 दिया है तो 12 को पता ही आपको 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। ऐसे ही 15 को 3 से काटेंगे 5 बार में और 5 से 1 बार में। ऐसे 21 को 3 से काटेंगे 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो इसमें हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए आपको पता ही है, बताए हैं कि जो दोनों पेयर मिलता है उसी को लिखते हैं। तो हम इसमें देखेंगे तीनों में कौन सा पेयर मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 है, 3 है। ठीक है, 3 3 दिया है तो क्या इसका एलसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है ना, पिछली कक्षा में आपको बताया है, काफ़ी ईजी है। जो पेयर मिलता है उसको हम एचसीएफ के रूप में लिखते हैं। तो इसमें क्या पेयर मिल रहा है 3, मतलब 3 तीनों में है तो 3 इसलिए लिख दिए हम लोग। और एलसीएम में क्या लिखता है, सब लिखते हैं, जो पेयर मिला रहता है बस उसकी वो एक बार ही लिखते हैं। तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये 3 जो था एक बार हम बस लिखे हैं, और ये 2 हो गया 2 बार, और 5 हो गया 1 बार, 7 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, गुणनखंड निकालना है और एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एलसीएम का गुणा कर देंगे बस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए दूसरा 17 दिया, 23 दिया, 29 दिया। तो 17 23 आप लोगों को पता ही है, एक ऐसी संख्या जो अपने आप से कटेगी और नहीं तो 1 से कटेगी। तो इसका तो अपने आप से ही कटेगा। 17 को 17 से तो कर देंगे तो एक बार में, 23 से करेंगे तो एक बार में, 29 को 29 एक बार में, ऐसे ही हो जाएगा। इसमें कोई भी एचसीएफ नहीं मिला, तो कोई भी एचसीएफ नहीं मिलता है अगर, तो उसको एचसीएफ 1 मानते हैं, क्योंकि एक सब में छुपा रहता है तो 1 मानते हैं। और उसके बाद मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल लीजिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे का भी आप कर लेंगे। 8 9 और 54 है, छोटा ही अंक है, कभी जी नहीं हो पाएगा तो बताइएगा। फिर चौथा दिया है एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। ठीक है, ये दिया है तो एलसीएम उतने का एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है हमारे एचसीएफ 9 दिया है। ठीक है, तो हम लोग जैसे फार्मूला है एलसीएम इक्वल टू ए गुणे बी अपॉन एचसीएफ होता है। तो ए हम हमेशा उसको मानेंगे जो बड़ा अंक रहता है। ठीक है, जो बड़ा अंक रहता है उसको हम ए मानेंगे। तो इसमें ए कितना दिया 557, बी 310। तो अब फार्मूला में हम पुट कर देंगे एचसीएफ में ए गुणे ए बी। ठीक है, एचसीएफ ये हो जाएगा। तो अब कितना दिया है ये दिया है 657, अभी दिया है 306, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 73 बार में कटेगा। ठीक है, 73 बार में कटेगा 306, तो 73 में 306 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 22 35 8 आएगा। ये मल्टीप्लाई हम किए हैं। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो ऐसे करके देख लीजिएगा, नहीं समझ आता है तो। ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे। फिर 5वां क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n अंक पर प्राप्त हो सकती है। तो n संख्या तो 0 प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को थ्योरेटिकल रूप में थोड़ा लिखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आता है। जैसे दिया है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। मतलब 2 गुणे 5 आएगा। अगर 0 पर समाप्त होती है तो 2 गुणे 5 आना ही चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त होगा। अन्यथा 2 गुणे 3 2 गुणे 4 आएगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे देख लिए क्या दिया है 6 दिया है, तो 6 को हम करेंगे गुणनखंड 3 आएगा, तो ये कहाँ 0 पर समाप्त हो रहा है। अतः 6 का गुणनखंड करने पर यहाँ 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। 2 गुणे 5 के रूप में कहाँ आएगी, तो 2 गुणे 3 के रूप में है। ठीक है, तो अतः 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो जब 2 गुणे 3 दिया है, 2 गुणे 5 नहीं दिया, तो 0 कहाँ समाप्त हो सकती है। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए
n के लिए, किसी भी प्रकार की संख्या n के लिए ये मतलब 0 पर समाप्त होने के लिए 2 क्रॉस 2 गुणे 5 का होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसे दिया क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या हम लोग को क्यों ये बताना है, ये नहीं बताना कि भाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे दिया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दिया है, इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे, मतलब 13 जो दिया है ये तो 1 हो गया, ये प्लस 1 इधर हो गया, 13 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, तो इसमें 7 से 11 क्या हो 77 प्लस 1 बचा है, फिर इसको जोड़ देंगे 78 गुणे 1 का मतलब आप लोग पता ही है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होता नहीं, लेकिन हम लोग को भाज्य क्यों है ये बताना है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये इतना हो गया इसका, ठीक है। अब इसका करेंगे तो इसमें भी क्या दिया है 5 का मान है, ठीक है। 5 का मान लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा प्लस 1 आएगा, तो जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा गुणे 1 5। तो देखिए यहाँ लिखा है अतः इसका भाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार संख्या आया है, अतः यह भाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या वो होती है जो गुणनखंड हम करें तो 2 से अधिक बार आए तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, तो इसमें 2 से अधिक बार आया है इसीलिए भाज्य संख्या है, ठीक है।